हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ FeCO5 एंड OH नेगेटिव गिव्स अ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज X व्हिच ऑन फर्दर रिएक्शन विद MnO2 गिव्स स्पीशीज Y। X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है। राइट, तो हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात की रिएक्शन हो रही है FeCO5 की, विच इज पेंटाकार्बोनिल आयरन, किसके साथ हो रही है? OH नेगेटिव के साथ। और हमें गिवन क्या है? ये दोनों की इक्विमोलर अमाउंट्स गिवन है, मींस जितने अमाउंट FeCO5 है उतना ही OH नेगेटिव है। इनकी रिएक्शन से हमें कॉम्प्लेक्स स्पीशीज मिल रही है X, मींस ये कॉम्प्लेक्स है। जो हम जब इसको रिएक्ट कराते हैं MnO2 के साथ फर्दर, तो हमें स्पीशीज मिलती है Y। हमें बताना है कि X और Y क्या है, और चार ऑप्शंस हमें गिवन है। राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें पहली रिएक्शन की, तो 5 कार्बोनिल्स है, जिसमें से 4 तो साइड पे रहेंगे, और आयरन का जो फिफ्थ वाला कार्बोनिल है उसकी बेसिकली रिएक्शन होगी OH माइनस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड मैंने इसीलिए शो किया है क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है। और बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आयरन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो हमने इसमें डाले है OH नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कोई एसिडिक प्रोटॉन तो है नहीं जिसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा। तो हमारे पास 4 कार्बोनिल्स एज इट इज रहेंगे, आयरन डबल बॉन्ड C, इसके साथ O नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा OH। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, क्योंकि जब भी गैस रिलीज होती है एंट्रोपी बढ़ती है। तो हमारे पास CO2 रिलीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो, यहाँ से जैसे CO2 रिलीज हुई, एक हाइड्रोजन तो बच गया और एक नेगेटिव चार्ज भी, तो ये हमें मिलेगा HFeCO4 नेगेटिव, होल नेगेटिव। तो ये हमारे पास स्पीशीज मिलेगी X। राइट, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C और D में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। A और B तो हो गए एलिमिनेट, क्योंकि हमें X गलत स्पीशीज बता रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या है कि हमने X को ही, विच इज HFeCO4 नेगेटिव, इसी की हमने रिएक्शन कराई है MnO2 के साथ। MnO2 क्या है? हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन करता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा Fe3CO12, ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड मिलेगा, हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। तो हमारा सी भी गलत है। फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ हमें इसकी स्ट्रक्चर बतानी थी और इसका फंक्शन बताना चाहिए था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, बिकॉज हमेशा क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके बाद MnO2 का काम है ऑक्सीडेशन करना, मींस इस प्रोटॉन को खत्म करना, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। This is the second question. Question states for a 1 molar aqueous NaCl solution, the mean ionic activity coefficient gamma plus minus and the Debye-Huckel limiting law constant A are related as। गेट 2011 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं Debye-Huckel limiting law की। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस A मॉड्यूलस Z प्लस Z माइनस रूट I। राइट, जहां पे हमारे पास गामा प्लस माइनस जो है वो हमारे पास है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, हमारे पास ए होती है एक्टिविटी, स्मॉल e। ये होती है एक्टिविटी जो हमें बताती है इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, और ये किस तरह से रिलेटेड होती है? ए इज इक्वल्स टू गामा सी। सी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, ए इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, गामा हमारे पास जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट है। दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। और गामा प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू मीन एक्टिविटी। मीन एक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, दिस इज गामा प्लस माइनस। अगर मैं ए की बात करूं तो ये हमारे पास Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ कांस्टेंट है। राइट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.509। किसके लिए? वाटर के लिए। अगर हम एज अ सॉल्वेंट वाटर को लेते हैं। Z प्लस हमारे पास चार्ज ऑन कैटायन, Z माइनस चार्ज ऑन अनायन, और जो I है हमारे पास वो होता है आयनिक स्ट्रेंथ। हर एक टर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये होता है हाफ ऑफ समेशन Mi स्क्वायर। यहाँ पे Mi क्या है? मोलैलिटी है स्पीशीज की, राइट। और Zi जो है हमारे पास चार्ज है स्पीशीज का, राइट। अगर मैं आई को एक्सप्लेन करूं एक एग्जांपल के हेल्प से, तो इसी को लेते हैं हम NaCl सोल्यूशन को। तो NaCl जो है हमारे पास किस तरह से वाटर में डिसोसिएट होता है? Na प्लस और Cl माइनस। हमने इसके लिए 1 मोलर सोल्यूशन।
तो अभी अभी आयंस नहीं बने, जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे तो 1 मोलर ये और 1 मोलर ये बनेगा। और अगर मैं बात करूं आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ NaCl, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ समेशन, मींस हमने सबसे पहले बात करनी Na प्लस की, जिसकी मोलैलिटी है 1 और चार्ज है इस पे 1, सो +1 स्क्वायर। और उसके बाद Cl माइनस की मोलैलिटी है 1, चार्ज है -1 स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू हाफ ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो आयनिक स्ट्रेंथ है 1, और आयनिक स्ट्रेंथ का यूनिट जो होते हैं वो मोलैलिटी वाले ही होते हैं। सो 1 मोलर आई हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ फॉर NaCl। अब हमने इसी की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, अब हमने इसी की वैल्यू को पुट करना है डिवाई-हकर लिमिटिंग लॉ में। सो लॉग गामा प्लस माइनस विल बी इक्वल टू -a। अगर मैं Z प्लस की बात करूं तो NaCl के लिए Na प्लस का मींस चार्ज ऑन कैटायन इज +1 एंड चार्ज ऑन अनायन इज -1 एंड मॉड्यूलस मींस कि हमारे पास पॉजिटिव मींस हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। रूट आई की वैल्यू है 1, तो √1 इज 1, सो दिस विल गिव यू -a। तो यहाँ से हमारे पास है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -a। और क्योंकि हमें यहाँ से देखो लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू -a तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए रॉन्ग। गामा प्लस माइनस को देखते हैं, लॉग को हटाने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्या करना होता है, 10 रेज टू द पावर करना होता है, क्योंकि लॉग का बेस जो होता है ना वो 10 होता है। लॉग का बेस होता है 10, तो अगर मैं 10 की पावर रेज कर दूं दोनों साइड्स पे, 10 रेज टू द पावर लॉग गामा प्लस माइनस और 10 रेज टू द पावर -a, तो 10 से लॉग तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर -a। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर -a। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, सी भी गलत हो गया क्योंकि कहता है 10 रेज़ टू द पावर a। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि गेट 2011 में आया था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे, जिसमें से पहला था डिबाई-हकर लिमिटिंग लॉ की का एक्सप्रेशन और इसकी हर एक टर्म की सिग्निफिकेंस, right? So this was all about this question. Now let's move on to the next. This is the next question again from GATE 2019. The question states the total number of alpha and beta particles emitted in the following radioactive decay is. ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, मींस ये हमें एक रेडियो एक्टिव डीके दिया हुआ है और ये NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो है वो एमिट हुए हैं इस ट्रांजिशन के दौरान बेसिकली। तो हमारे पास क्या है, 238 यूरेनियम 92 से हमारे पास आया है 210 लेड 82। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे एक्स अल्फा पार्टिकल्स, वाई बीटा पार्टिकल्स हमारे पास रिलीज हुए। हमें एक्स प्लस वाई बताना है कि क्या है, राइट। अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं हीलियम एटम का न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। और बीटा पार्टिकल्स होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारे पास है बीटा पार्टिकल। हमने इसी को जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, राइट। सो 210 Tb82 प्लस एक्स 4He2 प्लस वाई ये इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये बेस्ड है हमारे पास कंजर्वेशन पे कि हमने सबसे पहले मास नंबर लेना है और जो लेफ्ट साइड पे मास नंबर है वो राइट साइड के टोटल मास नंबर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि मास नंबर हमारे पास क्या होता है, मास नंबर हमारे पास होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। जो लेफ्ट साइड पे होगा वही राइट साइड पे होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो कंजर्व्ड रहते हैं। सो 238 विल बी इक्वल टू 210 कॉरेस्पॉन्डिंग टू पीबी, और यहाँ से हमारे पास आएगा 4x प्लस वाई टाइम्स 0, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 228 इज इक्वल्स टू 4x विच सॉरी 28 अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 इज इक्वल्स टू 4x एंड x विल बी इक्वल टू 7। x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, बट हमें x प्लस वाई निकालना है। तो y के लिए हमने क्या करना है, अब हमें किसकी हेल्प लेनी है, एटॉमिक नंबर की। सो लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर है 92, राइट साइड पे है 82 प्लस 2x माइनस वाई। x की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 7 माइनस वाई। 10 इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई एंड y विल बी इक्वल टू 4। तो हमारे पास x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 4, x प्लस वाई क्या होगा 7 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 11। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आंसर विल बी इक्वल टू 11, क्योंकि NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन था तो हमें ये वैल्यू पुट करनी थी। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। बस हमें इतना बताना चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक हाइपोथेटिकल से इक्वेशन बना दो और उसके बाद हमने क्या करना है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वेट कर दो, दैट्स इट। Right, now let's move on to the next question. The next question states the correct molecular representation of this complex is, और ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। गेट 2019 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनोमेटालिक से है। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है WCP ट्वाइस CO ट्वाइस,
राइट। तो अब अगर मैं बात करूं सीपी की, सीपी हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, दिस इज सीपी। और ये जो सीपी है इसकी 3 हैप्टेसिटीज पॉसिबल होती हैं। So this can exist as eta 1 CP, this can exist as eta 3 CP और this can exist as eta 5 CP अगर ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम eta 5 लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो eta 1 CP का मतलब है कि जो मेटल है वो सिर्फ एक एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली इस तरह से, दिस इज eta 1 CP। eta 3 की बात करें तो हमारे पास जो मेटल है वो किस तरह से अटैच्ड है, वो 3 कार्बन एटम से इस तरह से अटैच्ड है, 1 2 3, राइट। और अगर मैं ईटा 5 सीपी की बात करूं तो मेटल जो है वो किससे अटैच्ड है, वो पांचों के पांचों एटम से अटैच्ड है इस तरह से, दिस इज ईटा 5 सीपी। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें नहीं पता कि जो सीपी, दो सीपीज हैं वो किस हेप्टासिटीज में प्रेजेंट है, ईटा 1 ईटा 3 में प्रेजेंट है, ईटा 1 ईटा 5 है, दोनों ईटा 5 है, एक ईटा 3 ईटा 5 है। हमें ये चीज फिगर आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना पड़ेगा और उसको 18 के इक्वल रखना पड़ेगा, राइट। कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये जो कॉम्प्लेक्स है फॉलो करता है, दिस फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। नाउ लेट्स सी कि जो टंगस्टन है वो क्रोमियम फैमिली के, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, इन सबके पास जो है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन D5s1 होती है, सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टंगस्टन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। अब हमारे पास दो सीपी हैं, सीपी प्लस सीपी, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो हेप्टासिटी के इक्वल होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम मेथड। तो अगर मैं मान लूं कि इसके एक की हेप्टासिटी x है और एक की हेप्टासिटी y है, सो x प्लस वाई, क्योंकि हेप्टासिटी जितनी होगी उसी के इक्वल हमारे पास क्या होगा, जितनी हेप्टासिटी उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट। प्लस हमारे पास दो कार्बोनिल्स हैं और हर एक का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2। एक जो कार्बोनिल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मेरे पास ईटा एक्स स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है ईटा एक्स लेट्स से ए, तो जितनी हेप्टासिटी होगी वो उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। और जो मेटल होगी, मेटल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगी इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो और ये होता है हमारे पास 18 के इक्वल, हमने ये एज्यूम किया है बिकॉज तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है, 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8। और एक्स प्लस वाई 8 कब होगा, जब ये एक 3 होगा एक 5 होगा, एक की हेप्टासिटी 3 एक की हेप्टासिटी 5, क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन जो है वो सम 8 नहीं दे सकता, 5 प्लस 5 8 नहीं होता, 3 प्लस 3 8 नहीं होता, 1 प्लस 3 8 नहीं होता, 1 प्लस 5 6 नहीं होता, 1 प्लस 5 8 नहीं होता। तो मतलब सिर्फ 3 और 5 ही हमें 8 दे सकते हैं, सो दिस इज ईटा 3, एक होगा ईटा 3 सीपी और एक होगा ईटा 5 सीपी, राइट। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बाकी जो ए बी और डी ऑप्शन है वो होंगे रॉन्ग। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहले तो हमें सीपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से किन किन हेप्टासिटीज में जो है वो सीपी एग्जिस्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है और हर एक लिगेंड जो है और हर एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर वाज सी। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। Now the last question of this video states the enthalpy of fusion of ice at 273 Kelvin is 6.01 kilojoule per mole, and the enthalpy of vaporization of water at 273 Kelvin is 44.83 kilojoules per mole. Enthalpy of sublimation निकालनी है in kilojoule per mole of ice at 273 Kelvin is, again GATE 2014 का question है, NET type of question है। क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए थी कि आइस का फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज गिवन। तो अब देखो हमें और हमें दिया है एंथैल्पी वेपोराइजेशन, राइट। तो हमें डेल्टा एच फ्यूजन गिवन है, हमें डेल्टा एच वेपोराइजेशन गिवन है, हमें डेल्टा एच सब्लिमेशन निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हेस लॉ पे, हेसेस लॉ पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एच सब्लिमेशन किसके कोरिस्पॉन्डिंग होता है, वाटर जब सॉलिड टू डायरेक्टली, नॉट वाटर कोई भी स्पेशीज, क्योंकि हम यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, तो अगर वाटर सॉलिड मींस आइस से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंथैल्पी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। और अगर मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, राइट, तो हमें क्या होता है, वाटर अगर सॉलिड से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, तो ये हमें यहाँ इसका इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। एक्चुअली फ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू है 6.01 और पॉजिटिव 6.01 किलो जूल पर मोल। सी डेल्टा एच जो होता है
इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा एच, ये पॉजिटिव होता है अगर हमारे पास प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और डेल्टा एच नेगेटिव होता है अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, राइट तो अगर मैं बात करूं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस हम इसे हीट दे रहे हैं, ये जो आइस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होने की वजह से डेल्टा एच को मैंने लिखे पॉजिटिव। अगर मैं इसी प्रोसेस को इस तरह से लिखूं ना, वाटर लिक्विड टू वाटर सॉलिड, मींस मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, राइट तो इस केस में जो डेल्टा एच होगा वो होगा नेगेटिव 6.01 किलो जूल पर मोल, बट राइट तो इस तरह से हमारे पास होता है साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज एंथैल्पी वेपोराइजेशन, उसका मतलब होता है कि वाटर जो है वो लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एच होगा 44.83। साइन की बात करूं तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो अगेन कैसे एंडोथर्मिक, मींस मुझे हीट देनी पड़ेगी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो दिस इज पॉजिटिव। अगेन मुझे हीट देनी पड़ेगी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव। क्वेश्चन बेस्ड है हेसेस लॉ पे और साइन कन्वेंशन पे, राइट अगर मैं इन दो इक्वेशंस को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दूं तब क्या होगा, यहाँ से लिक्विड और लिक्विड कैंसिल हो जाएगा, वाटर जो है वो क्या देगा, सॉलिड मींस आइस टू वाटर वेपर। यही हमारे पास एम इक्वेशन थी जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालनी थी, और इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, तो एंथैल्पीज भी जो है वो ऐड होंगी, सो दिस विल बी 6.01 प्लस 44.83, राइट अगर इसको ऐड करोगे 44.83 प्लस 6.01 तो हमें क्या मिलेगा, 50.84, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दैट वुड बी इक्वल टू 50.84 किलो जूल पर मोल, राइट तो इतनी सी बात थी, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए थे, प्लस हमें पता होना चाहिए था कि हमारी एम इक्वेशन क्या है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस, राइट और इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।